इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डजेंट मैटर आप किस एज के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, या आप इस देश में किस प्रकार का काम करते हैं। ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है और हल्का सा भी स्किप मत करना। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। समझ जाओ तो ही आगे शेयर करना ऐसे लोगों को जो समझ पाएँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अभी लाइक करना। जय हनुमान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 1. महिला अधिकारों की लड़ाई। अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए काम किया। 2. शिक्षा का समर्थन। अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और उन्हें शिक्षित करने के लिए कई स्कूल और कॉलेज खोले। 3. विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। अंबेडकर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसे कानूनी रूप से मान्यता दिलाने के लिए काम किया। 4. महिला सुरक्षा के लिए कानून। अंबेडकर ने महिला सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए, जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम और महिला उत्पीड़न अधिनियम शामिल हैं। 5. महिलाओं को राजनीतिक अधिकार। अंबेडकर ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए काम किया और उन्हें संविधान में समान दर्जा दिलाया। 6. महिला सशक्तिकरण। अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 10 प्रमुख योगदान। 1. भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 2. अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 3. शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 4. अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित की। 5. विधायिकाओं में आरक्षित सीटों के लिए पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। 6. सामुदायिक पुरस्कार और अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया। 7. वंचित समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों का समर्थन किया। 8. जल अधिकारों और मंदिर प्रवेश के लिए महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 9. बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए, जिससे लाखों अनुयायियों को प्रेरणा मिली। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है और हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी है भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। डॉ. अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनके परिवार को समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ी डिडा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उनकी जाति के कारण उन्हें स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। पानी पीने की अलग व्यवस्था थी। यह सब उनके लिए बहुत ही अपमानजनक था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों ने भी उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। उन्होंने अपनी शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और कठिन परिश्रम से अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से सभी बाधाओं को पार करते हुए शिक्षा ग्रहण की। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनके पिता ने भी शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। डॉ. अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन रोड स्कूल से प्राप्त की। यह स्कूल उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने भविष्य की नींव रखी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका का रुख किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान उन्होंने वैश्विक दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को गहराई से समझा। विदेश में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ी डिढ़ा, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से पार किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी।
वे हमेशा अपने अध्ययन और कार्य में लगे रहे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए किया और दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को शिक्षित करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने जीवन भर शिक्षा के महत्व को प्रचारित किया और समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास किया। डॉ. अंबेडकर एक महान विधिवेत्ता थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में तैयार हुआ भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार प्रदान करता है। डॉ. अंबेडकर ने दलितों, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई कानून बनाए। 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अंबेडकर का निधन हो गया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उनका जीवन और कार्य आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी समाज में गूंज रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष और बलिदान ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया। डॉ. अंबेडकर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा दी है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण करना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके आदर्शों को अपनाएं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान को याद रखें। ये सब वो था जो अंबेडकर जी ने हमारे देश की जनता के लिए किया। ठीक है, अब मैं आपको वो सब दिखाता हूँ जो अभी हमारे करंट नेताओं ने हमारे देश की जनता के लिए किया है। पानी फिर भी नहीं भरने दिया गया। ज्ञान देवी और ज्ञान देवी जैसी कई महिलाएं जो मजदूरी करके घर का चूल्हा चलाती हैं, अपने बच्चों को पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही हैं। उनकी वजह ये है कि जो कहते हैं हमारे तुम चमार हैं, तुम जे हैं, हमारे खेचू पे क्यों आते हैं पानी भरने, हमारी जगहों में लगाए क्यों आते इस पे पानी भरने के लिए। आपने अपने जैसा है आपका ऐसा पियो, तुम हमारे यहाँ पर क्यों आते हैं पानी भरने के लिए। जब ये देंगे हम, जब हमको पानी की सुविधा आ जाएगी और जो मैं कहा जो मतलब नाली सफा करिए को आदमी लग जाएंगे, शौचालय मतलब लैट्रिन हमको बन जाएंगी जब वोट देंगे। लैट्रिन नहीं बनी अभी गाँव, नहीं बनी है गाँव में, बहुत परेशानी आ रही है। मैं कहा और खेतन में जाएंगे लैट्रिन करिए तो खेतन वाले मार पीट के भगा देते बच्चों को। यहाँ तो बोर्ड पे लिखा है हर घर जल, मोदी जी ने लिखवाया है सबको जल लिख जाए, पर हमें क्या व्यवस्था नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भी भारत की 17% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। रेप और कत्ल की कई वारदातें हुई हैं। महज शौचालय जाना एक लड़की के लिए कितना घातक हो सकता है, यह तब सामने आया जब बदायूं में एक रात को खेत गई 2 लड़कियों का कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या करके उन्हें पेड़ से लटका दिया गया। अपना नाम छुपाने की शर्त पर एक सफाई कर्मचारी ने कहा, सुपरवाइजर हम पर काम करने का दबाव डालता है। हम नीचे उतरते हैं तो सांस नहीं आती, वहाँ बहुत घुटन होती है और शहर भर के मैल में बिना कपड़ों के पूरा डूब कर हमें सफाई करनी पड़ती है। हमें ना ऑक्सीजन दी जाती है, ना मास्क, ना ग्लव्स और ना ही बूट दिए जाते हैं। 30 साल बीत गए। कोर्ट ने भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले इस पितृसत्तात्मक समाज में आज भी दलित और इनमें भी जाटव और इन चीखों को सुनने के लिए तुम्हें सवर्ण होने का मिथ्या दंभ उतार कर दलित होना पड़ेगा। इंदु देवी अपने 3 बच्चों के साथ तिमारपुर की झुग्गी में रहती हैं। 4 साल पहले इंदु के पति किशनलाल को सीवर की जहरीली गैस ने गला घोंट कर मार डाला। ऐसी न जाने कितनी इंदु के किशनलाल को यह नरक निगल गया है। न जाने कितनी इंदु और उनके बच्चे इस फिराक में बड़े हो रहे हैं, एक दिन उसी नरक के मुंह में कुदाल लेकर दाखिल होंगे। किशनलाल और उन तमाम आवारा चीखों को इकट्ठा करेंगे, साहेब मसनद की छाती पर इंकलाब लिखेंगे। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।
ये तो हो गया जातिवाद से रिलेटेड। अब ये देख लो कि हमारे देश की जनता को क्या उसकी मेहनत का फल देते हैं ये लोग। मार्केट में 200 और 300 कैसा ऐसा दे पर डे। पर डे। इधर मेन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। 60 रुपीज़, 35 रुपीज़, 60 रुपीज़ दैट। वहाँ पे गैस का सिलेंडर है, जरा दिखा दीजिए। 1200 1200 गैस का प्राइस। और महीने में लोग कमा कितना रहे? कमा से पूरा इधर ही गैस चल जा रहा। 1150 रुपये गैस का रेट, हम पूरा कैसा जी सकते हैं? इधर ही पूरे कुली कम, इधर ही पूरा ऐसे ये कर रही। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एक रीसेंट सर्वे ने दिखाया कि हमारे देश में मोस्ट सैलरीड लोगों की इनकम पिछले 6 सालों के दौरान या तो सेम रही है या फिर गिर गई है। शहरों में पिछले 6 सालों के दौरान एक एवरेज आदमी की मंथली इनकम बस 1% से इंक्रीज हुई है। नोम्यूरा के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उनके हिसाब से इंडिया के शहरों में सिचुएशन बुरी ही रहेगी। गाँव में तो सिचुएशन और भी खराब है। पिछले 6 सालों में एवरेज मंथली इनकम 3% से गिर गई है। अब ये मत बोलना कि मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर खुद बोलते हैं कि कई कंपनीज तो अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रही हैं, पर वो एम्प्लॉयज की सैलरीज नहीं बढ़ा रहे। जैसे कई सेक्टर्स में पिछले 5 सालों के दौरान सैलरीज तो मानो बढ़ी ही नहीं है, तो फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और लोग पैसा इतना कमा नहीं रहे, जिसकी वजह से वो इतने खर्चे भी नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो जाता है। लोगों की सैलरी कम है इसलिए वो खर्चे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंपनीज इतना इन्वेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज की सैलरीज नहीं बढ़ती, या फिर कुछ केसेस में एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की सैलरी कम हो जाती है, और ये साइकिल चलता रहता है। केरला जैसे स्टेट में 837 रुपीज़ पर डे कमाते हैं। अगर ये मजदूर हैवी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट लाइक गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ इनकी दिहाड़ी लगभग 297 पर डे या फिर 364 पर डे हो जाती है। मजदूरी कम मिलती है। ये फैक्ट्री में सब जाते हैं ना तो तनख्वाह कम मिलती है, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। और इसमें भी 250 रुपए एक दिन का बस फैक्ट्री में। एक दिन का 250। और ये आप कहते रहे हो कि ये हमारी जिंदगी ये 12 घंटे का देता है, 8 घंटे का नहीं, 12 घंटा। कितनी मिलती है यहाँ पे दिहाड़ी? कितनी मिलती है? 250 रुपया 250 एक दिन का। अच्छा। सुबह में 8 बजे जाना हाँ। और 12:30 बजे छूटना। अब इंडिया की मिनिमम वेज 172 पर डे है, तो इसके मुताबिक वहाँ उनकी सैलरी ज़्यादा ही है। मगर अब इस एग्जाम्पल पे नज़र डालिए। दिल्ली सरकार ने रिसेंटली अनस्किल्ड लेबर का मंथली इनकम 16,500 बढ़ाकर कर दिया था, लेकिन इस वेबसाइट के अनुसार एक सिंगल पर्सन का कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में लगभग 30,000 रुपये है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जो इंडिया में वेजेस की इनइक्वालिटी बताते हैं। राइट जॉब काफ़ी कॉशियसली ढूंढ रहा है। हमारी हेल्पर की जो सैलरी है वो है 4,500 रुपये और वर्कर की है 9,500 रुपये। इतने कम उसमें मतलब हमारा गुजारा नहीं हो पाता। मैं हूँ सिंगल मदर हूँ, मतलब मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं रेंट पे भी रहती हूँ, मुझे देने में इतनी दिक्कत हो जाती है। मैं किसी से ले के पैसे उधार तब मैं अपना रेंट दे पाती हूँ। भारत के किस स्टेट में कितना मिनिमम वेज है? यानी एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को इससे कम सैलरी नहीं दे सकते। देखो इन रेड कलर वाले स्टेट्स में मिनिमम वेज 7,000 रुपीज से भी कम है, जबकि येलो कलर वाले इन स्टेट्स में मिनिमम वेज 7,000 रुपीज से 9,000 रुपीज के बीच है। ये ग्रे कलर वाले स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में 9,000 रुपीज से 11,000 रुपीज के बीच मिनिमम वेज देते हैं, और ये ब्लू कलर वाले स्टेट्स 11,000 से 13,000 के बीच में मिनिमम वेज देते हैं। इन ग्रीन कलर वाले स्टेट्स ने तो अपने मिनिमम वेज को 13,000 से भी ज्यादा कर रखा है। सबसे लो मिनिमम वेज वाले स्टेट में नंबर 1 पर है नागालैंड विद 5,280 रुपीज। नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश 6,600 रुपीज, जबकि थर्ड प्लेस पर है राजस्थान 6,734 रुपीज। जबकि टॉप 3 मिनिमम वेज वाले स्टेट्स में नंबर 3 है सिक्किम विद 15,000 रुपीज, जबकि सेकंड स्पॉट पर है अंडमान निकोबार विद 16,328 रुपीज। जबकि भारत में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज है दिल्ली में 17,494 रुपीज। अब चलो ये तो सैलरी एंड वेजेस से रिलेटेड हो गई। अब आ जाते हैं हम सरकारी जॉब्स पे या फिर सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई हुई जॉब्स पे। तो वैसे तो अब सरकारी जॉब बची कितनी है, लेकिन जो बची है उसमें भी देखो क्या मस्त धांधली चलती है भाई। जिनसे जॉब के बदले घूस मांगी गई,
ऐसे ही एक अभ्यर्थी ने फोन पर बताया, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड वालों ने मुझसे 6 सैलरी की डिमांड की थी, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, संविदा पर 8 से 10,000 रुपए में काम करते हैं, इतनी रकम कैसे दे पाएंगे। एक दूसरे व्यक्ति ने बताया, वर्ल्ड क्लास वाले में हमारे छोटे भाई का नाम आया है, इसमें इंटरव्यू हो गया है, 6 सैलरी मांगी गई है। इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग दैनिक भास्कर के पास है। अब ये भी छोड़ो, चलो कोई नहीं, हमारे इतने किसान भाइयों की जान गई हैं, इन्होंने आज तक इनसे एक चीज़ का जवाब नहीं दिया जा रहा यार। मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने वादा किया था कि किसान की आमदनी 2 गुनी करेंगे, तो किसान की आमदनी 2 गुनी हुई कि नहीं हुई, सरकार ये जवाब दे दे। और अगर नहीं हुई तो कब तक इसको पूरा करने का काम करेंगे, किसान की आय दूनी कब होगी। अब वैसे तो इनका जवाब आता ही नहीं है, जवाब आता है तो क्या नाम है, काम होता ही नहीं है, काम होता है तो वो दिखता ही नहीं है, और दिखता है तो बहुत ही ख़राब दिखता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले तो उनका जवाब देखो कैसा आता है, जब आता है तो। किसान क्रेडिट कार्ड है भाई, अपन ने ये सुना था कि किसान अन्नदाता है, किसान की वजह से देश की जनता अन्न खा पा रही है, पेट पाल पा रही है, अपने बच्चों का, अपना खुद का। पर इन्होंने तो पता नहीं क्या ही बोल दिया किसान को। क्या बोला इन्होंने किसान को? किसान क्रेडिट कार्ड है। अब भैया, इनकी सोच का तो मैं क्या ही बताऊं। खैर, इन लोगों ने क्या काम करे हैं आज तक जीवन में, ज़मीनी हकीकत तो सबको पता ही है। जमीन पर हालात भाषण से अलग है। कागजों पर तो सब कुछ शौच मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन सच्चाई जमीन पर रहने वालों को पता है। इन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं कि डॉलर का रेट 45 रुपये से लेके अब 90 पे पार, मतलब 90 के पार ही चला जाएगा, मुझे लग रहा है 90 पहुंचने वाला है। और इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप ये वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे से समझ पाए कि मैं डॉलर क्यों घुसेड़ रहा हूँ उसमें। समझेंगे। आफ्टर ऑल ये एकदम बेसिक्स है और हम सबको पता होने चाहिए आगे समझने के लिए। देखो, करेंसी वैल्यू, जिसको इकोनॉमिक भाषा में फॉरेक्स यानी कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट बोलते हैं, वो तो बस डिमांड का खेल है। आज यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, वो कैसे बनी ये आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ जाओ कि अगर आपको पूरी दुनिया से कुछ भी खरीदना हो तो आपको इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है, और इसीलिए इसको इंटरनेशनली हर देश अपने करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए यूज करता है। 10 major trade deals worth $250 billion, $2.4 billion, more than $7 billion US. बेसिकली एक ग्लोबल करेंसी होने की वजह से हर देश डॉलर के अगेंस्ट ही अपने देश की करेंसी वैल्यू तोलता है। बाकी आपके देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है आपके करेंसी की डिमांड पर, और अगर डिमांड ज्यादा हो तो आपके देश की करेंसी भी डॉलर से बड़ी हो सकती है। अब नेचुरली यहां पर अगला सवाल यह आएगा कि मेरे देश की करेंसी की डिमांड हाई कैसे हो सकती है, कब होगी? वेल, जब आपके देश के प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड होगी इंटरनेशनली। इन्होंने अपनी करेंसी तो गिराई, ऊपर से इन्होंने जो वादे करे वो भी झूठे, ये भी देखो। Take a look at this residential complex and its 5 modern towers of low-cost flats for the economically weaker section and the low and middle income groups. स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत 3024 नए फ्लैटों का उद्घाटन करें। In November 2022, Prime Minister Narendra Modi handed over the keys to these 3,024 flats to the beneficiaries of the Kalkaji Pradhan Mantri Awas Yojana. However, these prime location flats in posh South Delhi have attracted the real estate mafia and scamsters. This gang is making a quick buck on the promise of allotting the Pradhan Mantri Awas Yojana flats to anyone willing to pay a premium. अब आपने कुछ किया नहीं कभी ठीक से जनता के लिए, और जिन्होंने किया उनके लिए अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी देख लो कि उन्होंने बोला क्या था पहले तो। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना? सुनिए तो देखिए, मैं
पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। अब परिणाम देख लो। अरे आगे से हटिए ना, अरे किनारे होइए ना, आप थोड़ा ना होइए ना, अरे झंडा उठाइए। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि पूरी भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो अतिथि है। मोदी जी और शाह कभी भी अपने 10 साल के शासनकाल की बात तो करते नहीं, वो किसकी बात करते हैं? अंग्रेजों के शासन के बाद की, यानी कि नेहरू की, और अंग्रेजों से पहले की। ये तो उनकी एक खास यूएसपी है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, जिस बार तरीके से नेहरू को हिकारत भरी दृष्टि से उनके लिए चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड्स ये यूज करते थे, इस बार गलत नंबर डायल हो गया। बाबा साहब अंबेडकर के मामले में আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে সাংবাদিকবিলাকক अमित शाह माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नहीं सहेंगे हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का आपकी सपोर्ट कर ठीक है संजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम। बाबा साहब का नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। अंबेडकर
क्या करें फिर अब? आ गया अरे झंडी इनको बोल झंडी ले इधर। मेरे भाइयों, मैंने वैसे जो समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। ये अमित शाह और मोदी पे हूबहू लागू होता है। जवानी में इनके दीवार कूदने के रिकॉर्ड थे, अब वो चौधरी बन गए। तो दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में।